पर हमारे जो एडवांस टॉपिक हैं वो आज हम इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। एडवांस पर जाने से पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, जो प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स हैं, वो हमने डिटेल के अंदर एक्सप्लोर कर ली थी। कोई मुझे गिनवाना चाहेगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर अप की थी? ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की थी, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग की थी, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की थी, चैन ऑफ थॉट और पीओटी। एक मिनट भाई, आराम आराम से। अच्छा जी जी, आप में से कोई बताना चाहेगा? सिस्टम प्रॉम्प्टिंग की थी, यस सर। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग की थी, स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग की थी, चेन ऑफ थॉट की थी। चेन ऑफ थॉट का नाम याद है, ट्री ऑफ थॉट का भी नाम याद आ गया। हाँ, सेल्फ असिस्टेंस असिस्टेंट जी। क्या कह रहे हैं? रिएक्ट। समझ में आया मुझे। रीजनिंग एंड एक्शन। रीजनिंग एंड एक्शन। हाँ 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 हाँ। एक्टिंग। अच्छा जी, खैर आज नईम भाई नहीं आए। नईम भाई आज छुट्टी पर हैं, वो अपने घर से ही नहीं आए। मसरूफ़ हैं, कुछ उनकी मसरूफियात हैं पर्सनल, तो वो वहीं अपने घर हैं। अच्छा, आपको पता है क्या सर, नईम हैदराबाद से आते हैं। मतलब रहते तो वो कराची में ही है, पर उनका आबाई घर जो घर है वो हैदराबाद के अंदर है। तो वो आज मसरूफ़ थे, तो उन्होंने बता दिया था मुझे एडवांस में। अच्छा, तो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, मैं जिस रेपॉजिटरी के अंदर हूँ वो रेपॉजिटरी आप सबको पता है कौन सी है? github.com/panaversity/learn low code agentic AI। फिर उसके अंदर हमारे पास जो जीरो स्टेप है विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं अफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स को राइट करने के लिए। तो जो पहली चीज लिखी हुई है वो ये है कि यू शुड बी ऑलवेज स्पेसिफिक एंड क्लियर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दो वर्ड्स के अंदर जो है वो अपने प्रॉम्प्ट का एंड कर दिया। जैसे यहाँ पर एक बैड एग्जांपल दी हुई थी कि भाई राइट अबाउट डॉग्स। डॉग्स के बारे में क्या लिखे हैं? क्या ही लिख सकते हैं डॉग्स के बारे में? तो अब यहाँ पर गुड एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि भाई राइट अ 300 वर्ड इंफॉर्मेटिव आर्टिकल अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओइंग अ डॉग, फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, फिजिकल एंड सोशल कनेक्शंस। इसके लास्ट में ये लिखना था भाई, बी स्पेसिफिक, बी पाकिस्तानी। यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स नहीं, नुकसान थोड़ा बहुत जो है वो उठाने को मिल जाता है स्पेसिफिकली कराची में। कराची में क्या यार, मतलब इंटीरियर में हम कहीं पर भी देखें तो कुत्ते तो मौजूद हैं ही। और डर भी बहुत लगता है। किस किस को लगता है कुत्ते से डर? लड़कियों को सबको लगता है, लड़कों को नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। मतलब मसले मसाइल वाली बात नहीं है, और अगर कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ जाए तो फिर तो बस आप सबको पता है बाइक भगानी होती है या खुद भागना होता है। अच्छा, चले, यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अपने प्रॉम्प्ट को हमेशा डिटेल रखना चाहिए टू गेट द बेस्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज लिखी हुई है वो ये है कि यूज एक्शन वर्ब्स, यानी बी एक्सप्लिसिट अबाउट व्हाट यू वांट द एआई टू डू। मतलब स्पेसिफिकली अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ये बताना कि भाई हम एआई से क्या काम निकलवाना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं कि भाई या तो हमारा प्रॉम्प्ट किसी काम को एनालाइज करने के लिए लिखा गया है, कंपेयर करने के लिए लिखा गया है, क्रिएट करने के लिए लिखा गया है, डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है, इवेल्युएट करने के लिए लिखा गया है, एक्सट्रैक्ट, जनरेट, लिस्ट, रैंक, समराइज। मतलब ये हमारे पास सारे जो हैं वो क्या हैं, वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर आमतौर पर यूज करते हैं। इन्हीं कामों को हम कर रहे होते हैं ना अपनी डेली लाइफ के अंदर। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होता है। एक चीज़ मुझे याद आई, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आप सब लोगों ने, असाइनमेंट तो नहीं दी शायद ये, बट ये कहा था कि एक्सप्लोर करना है ओपन सोर्स को। तो किस किस ने सही से जाकर घर पर ओपन सोर्स की मतलब ये समझने की कोशिश की कि व्हाट एग्जैक्टली ओपन सोर्स डेवलपमेंट इज? सही है। और किस किस ने अपने किसी भी स्पेसिफिक बैंक का इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर दिया कार्ड के लिए? नया पे सादा पे वाले
सही है, पहले से है। चंद एक के पास है, जिनके पास नहीं है तो यार वो अपना नया पे का या सादा पे का अकाउंट बना लें। उसका बेनिफिट ये है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी इजीली इनेबल हो जाएंगी, क्योंकि आपको एक जो है वो वर्चुअल वॉलेट मिल जाता है। और वर्चुअल वॉलेट मिल जाता है तो कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं होती, सिर्फ आपने पैसे डालने होते हैं और उसके बाद फिर सारे मामला आप इजीली टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कार्ड। तो यार अपना कार्ड वार्ड लाजमी बनाएं, बहुत ज़रूरी है ये। वैसे एक सवाल है आप सब लोगों से, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है, जरा हैंड रेज करें। माशाल्लाह 50% ऑफ द क्लास इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और कॉलेजेस के स्टूडेंट कौन हैं? सही है, ज़बरदस्त। और स्कूल के? सही है। मतलब ये है कि 20% नहीं, 10% स्कूल के और 30% कॉलेजेस के और 60% अराउंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की है। अच्छा, जो लोग अभी कॉलेजेस में हैं, मेरी पर्सनल उनको रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अपनी डिग्री को एटलीस्ट मुकम्मल करें। मतलब शुरू शुरू में जब मैंने टेक की दुनिया के अंदर एंटर हुआ तो मेरी भी कुछ ऐसे ही थॉट थी कि भाई क्यों डिग्री क्यों ज़रूरी है। मतलब वी आर लर्निंग द स्किल्स। हम तो यहाँ पर स्किल की बात करते हैं सर, ज़्यादा तो स्किल की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं कि भाई आप सब लोगों के पास जो स्किल्स हैं आप उसका इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाएं। पर एक दिन फिर मैंने सर से सवाल पूछा कि सर डिग्री क्यों ज़रूरी है। सर ने वही बात कही कि भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और बाहर की मार्केट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब शायद बाहर जो है वो ज़्यादा मार्केट, मतलब मार्केट के अंदर डिग्री की वर्थ है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैनफोर्ड है और हार्वर्ड है और बताएं ऑक्सफोर्ड है, एमआईटी है, और ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। मतलब उनकी डिग्री तो वैलिड है ना। और वहाँ से जो ग्रेजुएट होता है फिर उसको फैंग कंपनीज के अंदर हंसकर जॉब मिलती है। मतलब फैंग कंपनीज खुद जो है वो असिस्ट कर रही होती हैं कि भाई आप जो है वो हमारे पास आकर जॉब करें। ये सीन होते हैं जो एमआईटी से, स्टैनफोर्ड से, इन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होता है। तो डिग्री ज़रूरी है। ये है कि यू विल नीड डिग्री, बट डिग्री ही सब कुछ नहीं है। डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी चाहिए। जाहिर सी बात है, पैसा कमाना है ना, एंड गोल क्या है आप लोगों का। यहाँ से जाने के बाद फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं होते तो आपने क्या पाया? कुछ पाया? 20 महीने हो गए पढ़ते हुए हमें, पता है आपको? 20 महीने में 20 महीने की पढ़ाई के बाद कुछ अरसा आप मजीद पढ़ेंगे या जब तक पढ़ेंगे, एट द एंड जो है वो आपने क्या क्या आपको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट हुआ? बेनिफिट तो तभी होगा ना भाई जब आप अपनी स्किल्स को किसी बेहतर वे के अंदर यूटिलाइज करेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है, ट्रेडिशनल वे है जॉब पे की जा सकती है, सेकंड वे थोड़ा प्रोफेशनल है फ्रीलांसिंग की जा सकती है, थर्ड एंड द मोस्ट एडवांस वे इज स्टार्टअप। पर फिर स्टार्टअप में वही बात है कि टाइम लगता है। पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, मैं 4-5 स्टार्टअप ऑलरेडी फेल कर चुका हूँ पहले। 2022 जून में पहला बनाना शुरू किया था और वो फेल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बनाया, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद बनाया, वो भी फेल हो गया। मैं इतना जो है वो दुखी हो गया था, मैंने बोला यार ये स्टार्टअप वाली चीज़ जो है ना वो मेरे करियर में नहीं लिखी हुई। फिर बस रुका नहीं, मैं चलता ही रहा। माशाल्लाह से अब जिस पर काम कर रहा हूँ, इट इज़ इन द गुड स्टेट, इट इज़ वर्किंग फाइन, इट इज़ गिविंग मी डॉलर्स। तो बात वही है ना कि कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने से आपको, मतलब ये है कि आपकी लर्निंग ही इंक्रीज हो रही होती है। शुरू शुरू में इंग्लिश मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब इंग्लिश में बात तो दूर करना, वो दो चार जो मोटे मोटे अल्फाज सबको आते हैं वो भी मुझे ही आते थे बस। बट फिर वक्त के साथ साथ बातचीत करना शुरू की, बेहतर होती गई। फिर आज माशाल्लाह से ये है कि ज़्यादा मुश्किल फेस करने को नहीं मिलती। तो आप सब लोगों के साथ भी यही है, ऐसा ही है ना? इंग्लिश होगी आपकी बेहतर होगी, बट प्रोफेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करते हुए थोड़ी बहुत परेशानी होगी। बट एट द एंड आप जो है वो इसके फ्रूटफुल रिजल्ट देखेंगे। ऐसा है ना कि यार कभी कभार हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि यार ये चीज़ हमें क्यों नहीं मिली। होता है ना ऐसा ज़िंदगी में कि भाई कोई चीज़ मतलब आई और उसके बाद वो हमें नहीं मिली। फिर हम सोच रहे होते हैं कि यार इसमें भी अल्लाह पाक की यकीनन कोई ना कोई भलाई होगी, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा है। बस बंदे को जो है वो राज़ी होना चाहिए हमेशा। मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी, आज आप लोगों को बता रहा हूँ, 2023 जुलाई की बात है। एक दोस्त
स्ट्रक्चर योर प्रॉम्प्ट्स, क्लियर फॉर्मेटिंग अगर आपके प्रॉम्प्ट के अंदर होगी देन योर प्रॉम्प्ट विल ऑलवेज बी गुड. यूज इंस्ट्रक्शन ओवर कंस्ट्रेंट. ऑलवेज 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 डिस्क्राइब व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम द असिस्टेंट. अच्छा, उसके बाद कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेट, किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपको जवाब चाहिए. यूज वेरिएबल फॉर रीयूजेबिलिटी. आमतौर पर हम अपने प्रोग्रामिंग के वर्कफ्लो में वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, ताकि हम रीयूजेबल कोड बना सकें. इवन रिएक्ट के जो हम कंपोनेंट बनाते थे तो वो भी हमारी यही प्रैक्टिस होती थी हमेशा कि भाई हम मॉड्यूलर रहें. मॉड्यूलर से मुराद ये है कि एक कंपोनेंट बनाएं और उसको फिर मतलब एज अ रीयूजेबल अपने पूरे की पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर लें. इटरेट एंड डॉक्यूमेंट, चलाते रहें, प्रॉम्प्ट को चेक करते रहें और डिफरेंट वेज से डिफरेंट असिस्टेंट से जो है वो आंसर्स को गेट करने की कोशिश करें. अच्छा, कॉमन पिटफॉल एंड हाउ टू अवॉइड देम. इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. अगर इंस्ट्रक्शन थोड़ी वेग होगी देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड आंसर फ्रॉम द एआई असिस्टेंट. कॉन्ट्रैक्टरी इंस्ट्रक्शन, अच्छा मतलब आपकी जो इंस्ट्रक्शन है ना वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए किसी स्पेसिफिक एआई मॉडल से या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया हुआ है उससे. समटाइम आपको आंसर तो मिल रहा होता है, लाइक आप सब लोगों ने यकीनन नोट किया होगा, आंसर तो मिल रहा होता है पर वो मतलब वो नहीं मिल रहा होता जो आपको चाहिए. एट द एंड यू आर गेटिंग द आंसर बट नॉट व्हाट एक्चुअली यू वांट. बहुत बड़े बड़े जो है वो आपको पैराग्राफ मिल जाते हैं और उसके बाद फिर वो कौन पढ़े. इंग्लिश तो पढ़ता है, किसको इंग्लिश पढ़ना पसंद है नेटफ्लिक्स वालों के अलावा. अच्छा जी, सही सही सही, इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है. किडिंग डिसाइड, बट ये है कि ट्विटर का इस्तेमाल डेली बेसिस के ऊपर किया करें. एक तो ये कि आपको टेक की थोड़ी बहुत अच्छी नोहा हो जाएगी और दूसरा ये कि इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी. अच्छा जी, टू मैनी कंस्ट्रेंट्स, मतलब ये कि मॉडल की क्रिएटिविटी के साथ जो है वो आप ना खेलें. अगर पता नहीं, आपको पता ही नहीं पता, जो हमारे पास GPT 4.5 आया था एक राइटिंग के लिए, किसी ने यूज़ किया था वो, याद है आप लोगों को. GPT 4.5 आया था, चैट GPT के इंटरफेस में भी आपने देखा होगा. मॉडल वाले सेक्शन में किस किसने देखा था. रिजवान भाई आपको नज़र नहीं आया. जी, था वो स्पेसिफिकली राइटिंग के लिए और वो एक क्रिएटिव मॉडल था. फिर वो बाद में हटा दिया गया, पता नहीं क्यों, एक्सपेंसिव भी वो काफ़ी था. पर अल्टीमेटली उस असिस्टेंट से जो है वो हम क्या गेट कर रहे थे, एक स्पेसिफिक आंसर एक स्पेसिफिक नीश के लिए. तो मतलब कहने का मकसद ये है कि बी ऑन नीश, मतलब ये कि अगर आप असिस्टेंट से बात कर रहे हैं तो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन वन पॉइंट. कि भाई मुझे अगर मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ एक चैट के अंदर, तो उसी में भी नीचे जो है वो आपको जर्नल डिस्कशंस नहीं करनी, तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही उसे रखना है. अगर आप नेक्स्ट चैट के अंदर जो है वो दूसरी डिस्कशंस कर सकते हैं, अगर वो आप वो कर लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. कॉन्टेक्स्ट विंडो को जो है वो ख़राब ना करें. अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो आपकी फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन आंसर्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे उससे फुल हुई भी है, फिर उसमें आप कोई जर्नल सवाल ना पूछें. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. इग्नोरिंग टोकन लिमिट्स, रेस्पॉन्सेज गेट कट ऑफ मिड सेंटेंस. अच्छा जी, टोकन लिमिट्स के बारे में तो हमने डिटेल डिस्कशन की थी, याद है आप लोगों को. 2 क्लासेस पहले की थी शायद, ऐसे ही है ना. और हमने देखा था कि क्यों वी शुड टू ऑलवेज नो कि भाई जो इनपुट एंड आउटपुट लिमिट है एक मॉडल की, उसका ध्यान रखते हुए ही हमें आंसर्स गेट करवाने चाहिए. नॉट टेस्टिंग वेरिएशंस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. कि भाई अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो ख़राब हो गया है या सही हो गया है तो फिर आपने जो है वो री अटेम्प्ट नहीं करना. अल्टीमेटली अगर कोई आपका रिस्पॉन्स ख़राब हुआ तो यू ऑलवेज हैव टू री अटेम्प्ट. आमतौर पर री अटेम्प्ट नहीं करता कोई बंदा. मतलब ये हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई शायद मॉडल की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारे जवाब सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा. तो अगर ऐसा सोचेंगे देन यू विल नॉट गेट द राइट आंसर. ग्रॉक को किसने यूज़ किया है, एलन मस्क वाला. ग्रॉक जी सर रियल आर आंस ओ करता है क्यू. वो.
अच्छा, आपको पता है कि ये फैक्चुअल आंसर्स देता है। सर ये रिसर्च करके जो रिसोर्सेज से आंसर देता है, एक्चुअल उसका मतलब वाला लाता है ग्रॉक ढूंढ का सीन जो है वो ये है कि ग्रॉक का सीन ये है कि ये बिल्कुल फैक्चुअल आंसर देता है। मतलब ये कि जैसे होता है ना हमारे आंसर्स के अंदर कभी कभार लफ्जी चुनाव ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी ने सेट किया हुआ है बिहाइंड द सीन। ये वो आंसर देता है जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। और पता नहीं आपको पता ही नहीं पता, एलन मस्क ने ही अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक प्लेटफॉर्म लॉन्च लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रॉकपीडिया। तो ये माशाल्लाह से मेरी बहन है, बहुत एक्टिव है, इनको देखें सब कुछ पता है। ग्रॉकपीडिया आप में से किस किसने एक्सप्लोर किया है अब तक? इन्होंने ही किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका सीन क्या है। grokpedia.com, विकीपीडिया का नाम सुना है? है सर। ग्रॉकपीडिया, ये रहा ग्रॉकीपीडिया। अच्छा, ग्रॉकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया का नाम सुना है ना? विकीपीडिया के ऊपर हमें जर्नल आंसर्स मिलते हैं। ये साहब कह रहे हैं कि भाई हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बिहाइंड द सीन हम XAI के जो मॉडल्स हैं, स्पेसिफिकली ग्रॉक के जो स्पेसिफिक मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे विकीपीडिया के ही डेटा को लेकर उसमें से सही आंसर्स को गेट करने की। मतलब ये कि ट्विटर कहता तो ये है, एक्स एलन मस्क के प्लेटफॉर्म ट्विटर का नाम है, रीनेम किया था रिसेंटली। कहता तो ये कि भाई हम एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है, बट मुझे समटाइम फ्री स्पीच लग नहीं रहा होता। मतलब जो बंदा गाजा पर बात कर रहा है उसको रीच नहीं देते ये लोग। मैंने बहुत नोट किया है, मैं पिछले 1 साल से नोट कर रहा हूँ कि वो बंदा जिसकी पोस्ट के ऊपर 5,000 लाइक हैं, कितने व्यूज हैं? सिर्फ जो है वो 70-80 हज़ार व्यूज हैं। एक आम बंदा है जिसकी पोस्ट के ऊपर सिर्फ 500 लाइक हैं, 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, 3 मिलियन व्यूज। तो मतलब ये कि समटाइम लग तो रहा होता है ऐसा कि भाई फ्री स्पीच को प्रमोट नहीं करते हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स को डिसेबल कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। बट खैर उनका मोटिव तो यही है कि हम फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं। तो ग्रॉकीपीडिया से भी वो यही चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम देखें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI के ऊपर हमें जो है वो एक डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड आंसर मिलेगा। अच्छा, ये वो आंसर नहीं है जो आमतौर पर हमें जर्नल AI असिस्टेंट से मिलता है। ये वो आंसर है जो विकीपीडिया के डेटा को, जो इंटरनेट के सारे डेटा को एट अ टाइम लेकर जो है वो बनाया गया है। मतलब ये कि आपको इसमें रेफरेंस पॉइंट भी मिलेंगे जहाँ जहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज़ लिखी होगी ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मशीन माइट सिमुलेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर बाय सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो है वो साइटेशन भी इन्होंने दी हुई है कि भाई कहाँ से इन्होंने इस चीज़ को गेट किया है। तो यहाँ पर शायद 8 लाख या 8.5 लाख टॉपिक्स को इन लोगों ने अब तक कवर कर लिया है इसके अंदर ना। आप यहाँ पर किसी के बारे में भी पूछ लें, आप यहाँ पर ग्रेग ब्रॉकमैन के बारे में पूछ लें। ग्रेग ब्रॉकमैन, ये बंदा ओपन AI का प्रेसिडेंट है। इसका नाम ग्रेग है या ग्रेग है, पर इसके साथ साथ जो है वो सैम ऑल्टमैन का ही देख लेते हैं। ये मौजूद, हाँ मौजूद है सैम ऑल्टमैन का ना। तो देखिए मतलब किसी की भी हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पढ़ सकते हैं। खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, पर कहने का मकसद ये था कि जो आप ग्रॉक का आमतौर पर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके जवाब जो हैं वो क्या होते हैं? फैक्चुअल होते हैं। अच्छा, हैंड्स ऑन एग्जाम्पल दी हुई हैं। इन हैंड्स ऑन एग्जाम्पल को हम ट्राई भी कर लेते हैं जेमिनाई के अंदर। अच्छा देखें, बेसिक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कंटेंट क्रिएशन के लिए कि राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट कॉफ़ी। फिर इसका ही इम्प्रूव्ड वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई राइट एन इंगेजिंग इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर अ लोकल कॉफी शॉप न्यू सीजनल ड्रिंक। मतलब यहाँ पर डिटेल्ड वे के अंदर कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है, परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं। डिटेल्ड वे के अंदर बताया हुआ है कि बेसिकली हम AI असिस्टेंट से क्या लेना चाहते हैं।
तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। हमें इंगेजिंग इंस्टाग्राम की एक पोस्ट मिलेगी लोकल कॉफ़ी शॉप के एक न्यू सीजनल ड्रिंक पर। कराची की फेमस सर्दियों की ड्रिंक कौन सी है, सवाल है जी। चाय तो वही हर जगह चल रही है। चाय तो चाय तो आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेगी। चाय के शौकीन कौन है, कॉफ़ी वाले कौन है, कॉफ़ी वाले भाई बराबर, और जो दोनों वाले कौन है। अच्छा, खैर चाय वाले मुझे ज़्यादा लग रहे थे। चाय का यार, चाय में जो निकोटीन होता है ना, वो वाकई रात की नींद उड़ा देता है। अगर आपने रात के खाने के बाद चाय पी ली और आपका रात का काम है, तो इट इज़ रिकमेंडेड टू टू सिप, मतलब चाय। उसका बेनिफिट ये होता है कि नींद जो है वो आपको थोड़ी देर से आती है फिर। पर आमतौर पर आप लोग तो सोते हैं 5-6 बजे, तो चाय पीने की ज़रूरत ही नहीं है। 5-6 बजे वाले कौन है वैसे? 5-6 बजे मतलब फजर पढ़कर जो सोते हैं, पूरी रात काम करते हैं, कुछ इसमें फ्री होंगे। सही सही, इसमें कुछ इंस्टाग्राम वाले होंगे, कुछ इसमें नेटफ्लिक्स वाले होंगे, यूट्यूब वाले। ऐसे ही है ना, रात की नींद ज़रूरी है यार। अपनी जान से मत खेलें। जान है तो जहान है, ऐसे ही है ना। जान है तो जहान है। अब ये जान, ये भाई हंस रहे हैं, ये वो वाली जान समझ रहे हैं भाई। जान जान हमारे वाली जान, अक्लो शऊर दिमाग सेहत। सेहत, अब तो भाई ये लफ्ज भी यूज नहीं करने चाहिए। जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है, ये सही रहेगा। ऐसे ही है ना। तो सेहत है तो सब कुछ है। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, अपना स्केड्यूल जो है वो थोड़ा चेंज करें। अच्छा जी, चलें हम प्रॉम्प्ट को ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, पहले जो है वो हम सिंपल वाले वर्जन को लिखते हैं। राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो है वो हमें एक, मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी वेगी आउटपुट मिला है, मज़े का नहीं है ये। अब इसी तरीके से इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसे गेट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कॉन्टेक्स्ट है, ऑडियंस है, कौन है, फॉर्मेट है, और उसके बाद फिर लास्ट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक डिटेल्स को गेट करने के लिए भी बताया गया, भाई हमें ये चीज़ें भी चाहिए। तो fall just got cozier introducing our new pumpkin spice maple latte। हम इसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं our new चाय। Sip on the perfect blend of warm pumpkin, a hint of sweet made। अच्छा, अब शायद हमने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ये नहीं लिखा था कि इन सिंपल वर्ड्स, ये भी अगर हम लिख देते हैं ना, तो शायद पढ़ने में हमें ज़्यादा आसानी होती। यहाँ पर मैं लास्ट के अंदर पुट कर रहा हूँ आउटपुट फॉर्मेट, आउटपुट वे, इन सिंपल, इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स। हाँ, अब शायद जो है वो बेहतर है, आउटपुट जो है वो अब बेहतर है, सिंपल वर्ड्स के अंदर हमें मिल रहा है। मतलब ये कि यू ऑलवेज हैव टू डिफाइन ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, सब कुछ बताना चाहिए अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ना। डेटा एनालिसिस बहुत ही बढ़ती हुई फील्ड है। डेटा एनालिसिस के स्टूडेंट हैं यहाँ पर कोई यूनी के, जो यूनी के अंदर ये कर रहे हो, डीए कर रहे हो, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस इन जनरल। डेटा साइंस तो हमारे पास टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट वो है, फील्ड है पूरी, फिर उसके अंदर हम एनालिसिस वाले पार्ट को भी करते हैं। जी कोई कर रहा है डेटा साइंस? पहले किया आपने रिजवान भाई? अच्छा, छोड़ दिया सर। सही सही सही। खैर, अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, ये कि डाइवर्सिफाई, यू ऑलवेज हैव टू बी यूनिक इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। जो लोग यहाँ पर बुजुर्ग हैं, वो लोग शायद इस बात को मज़ीद बेहतर अंदाज से समझेंगे कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ हुई हैं, और वो लोग जिन्होंने उन तब्दीलियों को अडॉप्ट किया है, उन्होंने पैसा भी बनाया है और इज्जत भी बनाई है। मुत्तफिक हैं आप सब लोग इस बात से? अब देखें, हैंड रेज नहीं हुआ क्योंकि मैंने बुजुर्ग वाली बात की थी।
अच्छा, चंद एक का हैंड रेज हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए सेंटर में ना, करेक्ट करने के लिए या फिर जर्नल गाइडलाइन देने के लिए। अच्छा, तो बी डाइवर्सिफाइड मतलब यूनिक रहें, यूनिक फील्ड्स को पिक करें। अगर आप वेब डेवलपमेंट पर ही रहेंगे तो फ्यूचर में शायद वेब डेवलपर्स की इतनी नीड नहीं होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उसके पीछे वजूहत ये है कि वेब डेवलपमेंट वाला काम एआई बहुत अच्छे अंदाज से कर रहा है। ऐसे ही है ना, बैकएंड वाली साइड के ऊपर भी सिमिलर ही है, बैकएंड वाला काम भी अब रफली एआई बहुत अच्छे अंदाज से कर देता है मॉडल्स ना। स्पेसिफिकली जो एंथ्रोपिक के मॉडल्स हैं वो कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट हैं और राइटिंग के लिए भी। यूनिक फील्ड्स क्लाउड की तरफ आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। मुझे एक स्टूडेंट मिले थे पीआईसी के अंदर ना, वो क्लाउड के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। तो वो बता रहे थे कि शारिफ भाई मैं जो है वो पीआईसी का ही स्टूडेंट हूँ, और शायद वो मेरे ही बैच का था, बैच 38 का। तो वो यही बता रहे थे कि यार मैं वेब वाली साइट पर रह रह कर जो है ना वो परेशान हो गया था, मतलब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। अब वो चाह रहा था कि एट द एंड में कहीं कहीं से जो है वो सोर्स ऑफ इनकम आना शुरू हो जाए कुछ ना कुछ। फिर उसने फौरन जो है वो क्लाउड वाली साइट पर शिफ्ट हो गया, डॉकर कंटेनराइजेशन सीखी, डॉकर को एक्सप्लोर किया, क्यूबरनेटीज को एक्सप्लोर किया, सिस्टम्स कैसे इंटरनली काम करते हैं इसको एक्सप्लोर किया, और अब बहुत अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं विद अ वेरी गुड पैकेज। तो मतलब बंदे को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए डिफरेंट फील्ड्स को। मैं शुरू से ब्लॉकचेन पर हूँ, ब्लॉकचेन को भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर ब्लॉकचेन को खाली नहीं छोड़ रहा, ब्लॉकचेन के साथ एआई के इंटीग्रेशन इज अ मस्ट पार्ट। ब्लॉकचेन प्लस एआई, ब्लॉकचेन प्लस एआई को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मतलब कहने का मकसद ये कि बी यूनिक, थोड़ा यूनिक रहेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा जी, डेटा एनालिसिस का फ्रॉम व्हाट डू कस्टमर थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर इसी का इम्प्रूव वर्जन कि यहाँ पर हमने रिव्यूज़ भी पेस्ट कर दिए, हमने ये भी पूछ लिया कि भाई सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। मतलब ये कि प्रॉम्प्ट के अंदर हमने वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी जिसका इस्तेमाल करते हुए हमें बेहतर आंसर मिल जाएगा। कोड जनरेशन ये तो आप सब लोग डेली करते हैं, करते हैं। कौन कौन जो है वो, अच्छा कोई क्लास में ऐसा नेक बंदा बैठा है जिसने अभी तक एआई का इस्तेमाल नहीं किया हो और एक जो है वो चलती फिरती वेबसाइट बनाई हो? कोई नेक बंदा? पहले तो भाई सबने बनाई थी ना, पहले तो सबने बनाई थी। अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसा जो कहता हो कि भाई ये कुछ भी नहीं है, मेरी स्किल्स या मेरा माइंडसेट जो है वो इससे ज़्यादा है? कोई तो एक होगा। कोई भी नहीं है? नेक बंदे फुट गए मार्केट से। नहीं भाई, नेक बंदे बहुत हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि आपकी सोच भी नहीं है कि ऐसे ऐसे मामलात कर रहे हैं अल्लाह की राह में। मतलब माल भी खर्च कर रहे हैं, तालीम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, नेक लोग बहुत हैं। खैर इस क्लास में हमें कोई नेक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं नज़र आ रहा है कोई। ये दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के हाथ खड़ा कर कर ऊपर कर रहे हैं। हाँ ये है। अच्छा चलें, खैर बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब एआई से ही आपने कोड जनरेट करवाना है, बट ये है कि फिर फ्यूचर के अंदर अब इंशाल्लाह हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, स्पेक्स की सूरत के अंदर फिर आपने कोड जनरेट करवाना है। मतलब यू ऑलवेज हैव टू नो के बेसिकली जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बनाती हैं। फिर भले आप एआई का इस्तेमाल करें अपने वर्क फ्लो के अंदर, इट इज़ नेसेसरी, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। अगर मैं हूँ, मैं जल्दी सॉफ्टवेयर बना लूँगा, आप देर से बनाएंगे तो फिर मसला होगा ना। या मैं एआई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप लोग करेंगे तो फिर मेरे लिए मसला होगा। तो एआई को अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करें, और कॉन्सेप्ट के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि चीज़ें बेसिकली काम कैसे कर रही होती हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, तो इम्प्रूव प्रॉम्प्ट जो है वो हमें मिल गया। पहले तो ये था कि भाई राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट अ लिस्ट, सिंपल फंक्शन एक बना दो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इम्प्रूव वर्जन है कि भाई राइट अ पाइथन फंक्शन दैट रिक्वायर, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बाय स्पेसिफाई की, handles messages key gracefully, items without key go to end, support both ascending and descending order, include proper error handling, has clear documentation। फिर एग्जाम्पल यूसेज बता दी,
फिर बता दिया कि भाई ये चीज़ें इंक्लूड आपने अपने उस फंक्शन के अंदर करनी है, तो इससे हमें बेहतर आंसर मिलेगा। पर इतना बड़ा ये लिखे कौन प्रॉम्प्ट, ये मसला होता है ना सबको, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट लिखकर हम अपना काम करवा लेते हैं ज़्यादातर, बट शायद प्रोडक्शन रेडी कोड जो है वो इन्हीं प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। जो प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसी एप्लीकेशन जिन पर मिलियंस ऑफ यूज़र या डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों यूज़र्स का विजिट हो, वो प्रोबेबली प्रोबेबली क्या बल्कि इन्हीं प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं। टेस्टिंग एंड आइटरेशन, क्रिएटिंग अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क। टेस्टिंग फ्रेमवर्क से मुराद यही है कि भाई डॉक्यूमेंट कर लें अपनी तमाम तर चीज़ों को, और मतलब मार्कडाउन के अंदर डॉक्यूमेंट कर लें कि भाई मैं इस अंदाज से कोडिंग करना पसंद करता हूँ या इस अंदाज से चीज़ों को बनाना चाहता हूँ। वो आपका एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हो जाएगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से याद आया, चैलेंज, स्टार्टअप चैलेंज, प्रोडक्ट का नाम सुनकर याद आया है। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सर्विस बेस्ड कंपनीज बना रहे हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब होता है क्या, क्या होता है, कोई बताएगा? सर्विस प्रोवाइड करती है जो कंपनी। सर्विस प्रोवाइड करती है। वी वर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टार्टअप चैलेंज, क्योंकि स्टार्टअप चैलेंज स्पेसिफिकली उनके लिए है जो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मार्केट की किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो क्या बना रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज बना रहे हैं, उनके लिए ये है कि आप अपनी सर्विस बेस्ड कंपनी की एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएं। आप अपनी सर्विस बेस्ड कंपनी की क्या बनाएंगे? एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएंगे जो किसी एक स्पेसिफिक मार्केट को या नीश को टारगेट कर रही होगी। वो आपके पोर्टफोलियो में भी ऐड हो जाएगी, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी जो बना रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में भी ऐड हो जाएगी। और ये है कि अगर वाकई मार्केट की प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट कर लिया, देन यू विल बी एबल टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, एक यूट्यूबर है, उसे तो यार आप सब लोग फॉलो करें, मैंने व्हाट्सएप पर भी भेजा था पहले ना आप सब लोगों को। ये तो इनकी खैर ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टार्टर स्टोरी। इस बंदे की सारी वीडियोस को देखना ज़रूरी है, एक भी वीडियो को नहीं छोड़िएगा। मतलब ये कि मैंने पिछले कुछ दिनों, अभी तो नहीं खैर, मैं तो इसको काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ, इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अच्छा, ये बंदा क्या करता है, जो स्टार्टअप फाउंडर्स है ना, यानी वो लोग जो अपनी सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप, इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द कस्टमर्स, तो ये उनको यहाँ पर लेकर आते हैं और उनसे डिस्कस करवाते हैं कि भाई बेसिकली आपकी टेक्निक्स, ट्रिप्स और टिक्स क्या थी, तो उनका इस्तेमाल करते हुए फिर आप भी कुछ कर सकते हैं। तो इनकी ये वीडियोस को आप लाजमी देखा करें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। मतलब ये कि थोड़ा माइंडसेट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इनका नाम है स्टार्टर स्टोरी, बंदे का नाम तो पता नहीं क्या है। खैर, स्टार्टअप चैलेंज पर आ जाते हैं। स्टार्टअप चैलेंज पर आप सबको पता है कि भाई हम स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल आपको मैंने बता दिया था, जिसको वापस अल्टीमेट गोल देखना है तो वो ये वीडियो आकर वॉच कर लें। ये जिस टाइम स्टार्टअप चैलेंज अनाउंस किया था ये उस टाइम की है। मैंने बहुत ही क्लियर एंड स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर बता दिया था कि भाई क्या करना है या क्या नहीं करना। तो आप में से वो कौन है जो स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? ज़रा हैंड रेस करें। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और ऐसे कौन हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज बना रहे हैं? सर्विस बेस्ड कंपनी वाले अब क्या करें कि स्पेसिफिकली अपनी प्रोडक्ट्स पर भी काम करना शुरू करते हैं। किसी भी एक नीश को पकड़ें। यार आप सबके, हर बंदे के रिलेटिव्स होते हैं, हर बंदा किसी न किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर होता है, ऐसा ही होता है ना आमतौर पर। तो अब आप क्या करें कि आप उस बंदे से गेट इन टच हों, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से मालूमात लें। कोई बंदा आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है इन द फॉर्म कि भाई मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि भाई मेरी फील्ड जो है वो इस तरीके से काम करती है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। सीरियस बंदे को पिक कीजिएगा। मजाक मस्ती में जो है कज़न वज़न बोल देते हैं ना कि भाई आओ बनाते हैं स्टार्टअप, या ये काम करते हैं वो करते हैं,
तो उसमें नहीं पड़िएगा। कोई बंदा सीरियस हो, वाकई काम करने वाला हो, ट्रस्टेबल हो, उसके साथ काम कीजिएगा, ताकि आप सब लोगों को एट द एंड स्पेसिफिक बेनिफिट हो। तो आप नीश कोई सी भी पकड़ लें और किसी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा होता है ना आमतौर पर कि भाई समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें क्या ना करें, तो वाई कॉम्बिनेटर के ऊपर चले जाएं। ठीक है, वाई कॉम्बिनेटर एक प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स को $5 लाख की फंडिंग देता है। ठीक है, और $5 लाख में से जो $1,25,000 होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और $3,75,000 जो है वो 8% की इक्विटी पर मिलता है। अ, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो हाँ यही है शायद। तो कहने का मकसद ये है कि वाई कॉम्बिनेटर को आप एक्सप्लोर करें, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर इन्हें फॉलो अप करें। अब आपको आइडिया जो है वो फाइंड करना है। आपको समझ नहीं आ रही कि भाई हम किन चीज़ों पर काम करें। यहाँ पर कंपनीज है, कंपनीज, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको शायद ये ऊपर कंपनीज नजर आ रहा होगा। हेडर सेक्शन के अंदर कंपनीज देखें, दूसरे नंबर के ऊपर फील्ड है, आइटम है। इसके अंदर देखेंगे तो स्टार्टअप डायरेक्टरी आपको नजर आ रही होगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल स्टार्टअप्स आ जाएंगे। वो कंपनीज आ जाएंगी जिनको किसने फंड किया है, वाई कॉम्बिनेटर ने फंड किया है। तो आप जो है वो क्या करें, आप उन कंपनीज के आइडिया को देखें कि बेसिकली वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं, इन्होंने फॉल 2025 के अंदर 117 कंपनीज को फंड किया है। ये मैंने साइट पर, साइट बार से जो है वो मैंने ये फॉल 2025 सेलेक्ट कर लिया, तो ये वो सारी कंपनीज आ गई, उनकी डिटेल्स भी आ गई कि भाई ये लोग किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, किन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप इनके फाउंडर्स को जाके पढ़ें, जैसे मैं आप सबको बता रहा होता हूँ कि भाई पढ़ा करें लोगों की हिस्ट्री कि क्या किया है क्या नहीं, एक्सेट्रा। फिर आप देखेंगे इनको कैसे फंडिंग मिल गई। यार ये भी तो इंसान है ना, इंसानों की बनाई हुई प्रोडक्ट है ना, ये कोई मरीज से तो नहीं आया ना, यही का ही है ना, मतलब दुनिया के ही है ना। तो इनको भी अगर फंडिंग मिल सकती है तो फिर आपको भी मिल सकती है। तो यहाँ से फंडिंग तो स्पेसिफिकली गेट की जा सकती है, बट साथ साथ आइडियाज भी गेट किए जा सकते हैं। आप क्लोन भी बना सकते हैं, अगर आपके क्लोन जो है वो वाकई कैपेबल हो, लड़ने लायक हो इन स्टार्टअप से, मतलब कंपटीशन में ऐसे आए कि जैसे बस बोले कि भाई हमारा स्टार्टअप ही विन करेगा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। तो ऐसे अगर माइंडसेट के साथ आएंगे तो फिर तो इन लोगों को कॉम्पीट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी भी एक स्टार्टअप है जिससे रिसेंटली फंडिंग मिली है, समर 2025 का है या स्प्रिंग 2025 का है या विंटर 2025 बैच का है, कौन से बैच का है, उस स्टार्टअप का नाम है अपलिफ्ट एआई। इसको किस किसने एक्सप्लोर किया है, ये वॉइस मॉडल्स बनाते हैं, वॉइस एआई मॉडल्स बनाते हैं जर्नल लैंग्वेजेस के लिए, वो लैंग्वेजेस जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है, मतलब ये बलोच जो बोलते हैं, मतलब वो सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है वो क्या बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं। मतलब ये कि ये रीजनल लैंग्वेजेस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो यही है, सिंधी है, बलोची है, उर्दू है। पंजाबी को इन्होंने कहाँ गायब कर दिया भाई। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस ये चार हैं, चार सूबे हैं, चार लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से इंडिया की भी ऐसी कुछ ना कुछ रीजनल लैंग्वेजेस होंगी। हर मुल्क की कोई ना कोई तो रीजनल लैंग्वेज होगी ना, होगी ना। तो ये उनको टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली। स्टार्टिंग इन लोगों ने पाकिस्तान से की है, तो इन लोगों को फंडिंग मिली है। अच्छा, जो अब इनके फाउंडर्स हैं, इनके फाउंडर्स ने सिरी का नाम सुना है कभी आपने? मैक जिनके पास है उनको पता होगा। सिरी एक वॉइस असिस्टेंट है जो कि मैक के अंदर मौजूद है और काफ़ी अरसे से जो है वो चलता हुआ आ रहा है। उसके कोर डेवलपर हैं, पाकिस्तानी हैं, लाहौर के हैं। तो उसके कोर डेवलपर्स हैं। अब जब कोर डेवलपर हैं तो
उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, माइक्रोसॉफ्ट में किसी ने काम किया हुआ है, किसी ने एप्पल में काम किया हुआ है, उनको तो फंडिंग ये लोग हंस कर देते हैं, बट आम बंदे को भी फंडिंग मिल जाती है। मिल जाती है वाकई। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ट्विटर पर काफ़ी अरसे से देखता हुआ आ रहा हूँ कि मतलब कोई स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है, सिर्फ जो है वो टेक्निकल स्किल से स्ट्रॉन्ग है, आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आइडिया की बुनियाद के ऊपर मिल जाता है सब कुछ। इनका आइडिया भी बहुत अच्छा है और ये इनकी लैंग्वेजेस भी सारी की सारी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, तो आप स्टार्टअप डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करें, फिर साथ साथ फाउंडर डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करें। कौन भाई कॉल कर रहा है यार? ये मुझे कोई बंदा कॉल वॉल मैसेजेस कर दिया करें, अगर यहाँ से कोई बंदा कॉल वॉल कर रहा है तो कोई कॉल ना करे। रॉन्ग नंबर, किसी नंबर से, अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं। मैसेजेस किया करें, और मैसेजेस का जवाब अगर मैं देर से दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, दूंगा, देर से मिलेगा। उसके पीछे वजूहत ये है कि मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी मसरूफियात हैं कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकता। काम काम और काम वही चल रहा है ज़िंदगी के अंदर बस। तो देर से जवाब मिलता है। लिंक्डइन पर जिन स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए हुए हैं, डिस्कॉर्ड पर मैसेजेस किए हुए हैं, वो तो पता नहीं कितने अरसे से नहीं देखे मैंने। लिंक्डइन ही आजकल बहुत कम कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्विटर के ऊपर जो बंदा टैग करता है, ट्विटर पर तो हर बंदे को हर बंदे की मैं पोस्ट देख रहा होता हूँ कि भाई हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, एक्सेट्रा। तो मैसेजेस कर दिया करें, फिर उसके बाद अगर थोड़ा देर से जवाब आए तो मसले मसाइल वाली बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद लॉन्च वाइसी, यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर जो स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं ना, उसके बारे में पता चलता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म भी है, प्रोडक्ट हंट, producthunt.com। यहाँ पर वो स्टार्टअप्स जो डेली बेसिस के ऊपर बन रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो डेली बेसिस के ऊपर बन रही हैं, उनकी लॉन्चिंग होती है। अब आप लोग जो है वो कस्टमर्स गेट करना चाहते हैं जो चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट पता नहीं है कि कस्टमर मिलेंगे कहाँ से। कस्टमर आपको यहाँ से मिलेंगे। कस्टमर आपको कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे। और वो कैसे मिलेंगे? वो ऐसे मिलेंगे कि आप यहाँ पर अपना स्टार्टअप लॉन्च करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू गेट सम इनिशियल कस्टमर टू योर वेबसाइट या इनिशियल विजिटर। जैसे आज का जो मेल लेयर है ऑन द टॉप है, और मेल लेयर तो यार ये एक बंदा है, उसको शायद ये देखा देखा लग रहा है मुझे। देखो उनकी वेबसाइट। हाँ, ये तो इसके फाउंडर का नाम मेरे जहन से निकल गया, इंडियन है। ये ट्विटर पर काफ़ी मार्केटिंग कर रहा होता है बंदा। साइड मेल, पिकल, सोनी काउंटडाउन, व्हाट्स डिफरेंट। अच्छा, बाय द वे, आप लोग ना इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ भी किया करें। मतलब देखें कोई क्रिएटिव चीज़ आपको नज़र आई मार्केट में, नई नई आई है, तो आप यूज़ कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। खैर, इन चीज़ों को तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट काम हमने करना था, और वो ये था कि वो स्टूडेंट्स जो इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो स्टेज पर आकर 1 मिनट की पिच देंगे। 1 मिनट की, नो मोर देन 1 मिनट। अगर आपकी टीम है तो आप टीम के साथ आइएगा, और फिर आप लोग यहाँ पर टीम का कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन करेगा विद द स्क्रीन कि भाई आप लोग जो है वो किस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कौन तैयारी करके आए या कौन कौन तैयार है यहाँ पर आने के लिए, ज़रा हैंड रेस कर मुझे बता दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लें भाई, प्रोडक्ट होनी चाहिए, वेबसाइट आपकी लाइव हो, मेक श्योर करें ताकि हम जब यहाँ पर खोलें तो वो खुल जाए। अच्छा जी, बुलाते हैं, कुछ देर में बुलाते हैं। ए एंड बी टेस्ट डिफरेंट अप्रोचेस। ए एंड बी टेस्टिंग के बारे में किसे पता है? ए एंड बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई टू अप्रोचेस, स्पेसिफिकली आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं और फिर आप टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी चल रही है। यूआई की भी हम ए बी टेस्टिंग करते हैं, एप्लीकेशंस की करते हैं, ट्वीट्स की करते हैं, हर चीज़ की ए बी टेस्टिंग हो जाती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये एडवांस टिप हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। जिसे लेवरेज स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ये हमने देख लिया है।
कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट भी हमें पता है, मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग मतलब ये कि एक मॉडल वीडियो भी जनरेट कर सकता है, इमेज भी जनरेट कर सकता है और टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है। तो उसके साथ जो है वो हमने कैसे डिस्कशंस करनी है, प्रॉम्प्ट चेनिंग, प्रॉम्प्ट को मिलाना, और ये कुछ रिसोर्सेज दी हुई है यहाँ पर ना। अच्छा, अब जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जिससे एग्जाम बनकर आएगा प्रोबेबली, शायद। अच्छा जी, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, MOE, ये एक टेक्निक है। इसको कौन यहां पर आकर एक्सप्लेन करेगा, जरा हैंड रेस करे। आ जाएं, आप आ जाएं, और आप आ जाएं। बुला दें, सबको बुलाएंगे इंशाल्लाह, सबको मौका देंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी। जी बताएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और बताएं कि भाई व्हाट एग्जैक्टली MOE इज, मॉडल ऑफ एक्सपर्ट जो है वो क्या होते हैं, और ये क्यों बेहतर हैं, थिंग्स लाइक दैट। अस्सलाम, मेरा नाम हमजा शूर है। अच्छा, एमओई का है मिक्सर ऑफ एक्सपर्ट्स, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्सपर्ट्स का मिक्सर हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हो काम करने के लिए। जैसे हमारे एलएलएम्स होते हैं, बहुत सारे एलएलएम है, डीपसीक है, जिमनाई है, काफ़ी सारे जो है ना ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं एमओई का। इसमें क्या होता है कि जब यूज़र जाता है उस सिस्टम के ऊपर, वो कोई इनपुट देता है, वो कोई क्वेरी देता है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले होता है कि आपका गेटिंग नेटवर्क, ठीक है, यानी कि आपका राउटर डिसाइड करता है, आप उसको एनालाइज करता है कि आपका जो इनपुट है ना उसको देखता है कि आपका इनपुट क्या है। फिर आपके इनपुट के हिसाब से वो जो उसके सिस्टम के एजेंट्स लगे होते हैं, यानी कि जो उसके मिक्सर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी वो उनको स्कोर असाइन करता है। जैसे फर्ज किया, एक हम रियल एग्जांपल लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, उसमें एक प्रोजेक्ट आता है, जो हमारा मैनेजर है वो उसका प्रोजेक्ट है वो है फुल स्टैक वेबसाइट का प्रोजेक्ट, सही है। उसमें मैनेजर वो देखते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें कौन कौन से एक्सपर्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का है, फ्रंट एंड का है, बैक एंड का है। अभी वो पहले देखते हैं कि इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, ठीक है, वो उसके हिसाब से स्कोर असाइन करते हैं। वो देखेगा कि तीन हमारे पास फर्स्ट क्या एक्सपर्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का, फ्रंट एंड का और बैक एंड का। वो देखेगा कि मोस्ट रेलिवेंट कौन है ग्राफिक डिजाइनिंग के, वो उसको ज़्यादा स्कोर असाइन करेगा, बाकियों को कम करेगा, ठीक है। एक का उसका स्कोर असाइन हो गया हाई स्कोर, ठीक है। फिर इसी तरह वो फ्रंट एंड का बैक एंड का करेगा, ठीक है। तीनों के स्कोर निकले, वो उसने ये उसको पता चल गया कि कौन सा जो हमारा एक्सपर्ट है कौन से काम के लिए एक्सपर्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो उन एक्सपर्ट को उनका जो काम है वो असाइन करेगा। इसमें फिर क्या होगा, जो एक्सपर्ट है वो एक तो एक्सपर्ट उन्होंने उसने चुन लिए कि जो काम करने हैं उसके लिए कितने एक्सपर्ट चाहिए और कौन कौन सा काम उनको असाइन करना है। वो जो मैनेजर है उन तीनों को उनका काम साइन करेगा, वो अपना काम करेंगे, काम करने के बाद उसका जो आउटपुट है वो दे देंगे। बेसिकली ये होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह से हमजा ने बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स का यूज़ करते हुए MOE को एक्सप्लेन किया है। मेरा नाम नमस्कार है। सर का सवाल था कि एमओई क्या होता है। एमओई स्टैंड फॉर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। ये एक सिस्टम है जहाँ एआई के कई एक्सपर्ट जो होते हैं वो होते हैं अपने अपने स्किल्स में स्ट्रॉन्ग। और एआई एमओई राउट डिसाइड करता है कि कौन सा एक्सपर्ट एक्टिवेट होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एमओई ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक भी वर्ड चेंजिंग डिसाइड करता है कि कौन सा प्रॉम्प्ट एक्टिवेट होगा। कोई और भी यहाँ पर आकर बताना चाहेगा MOE के बारे में? रिजवान भाई आप आ जाएं, इस तरफ से कोई आकर बताना चाहेगा? आ जाएं, आप आ जाएं। अजान हो रही है, हो रही है ना? अस्सलाम वालेकुम, रिजवान नाम है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मेरी जो लास्ट सेशन की उनके वाले समझा के उससे हैं क्लाउड से, तो वो मुझे जानते हैं। वैसे टेक में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, सब पूछ रहे थे कि मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ, लेकिन ये है कि यहीं से जो सीखा है GIIC से ही सीखा है और अपनी रिसर्च भी की है। अच्छा, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बताता हूँ।
मिक्सचर एक्सपर्ट जो हैं इस तरीके से हैं कि जैसे हर एलएलएम के पास ना अपने कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जिनको उन्होंने स्पेसिफिक डेटा पर ट्रेन किया होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से लूँ कि अगर जैसे शकूर भाई ने कहा, हमजा शकूर भाई ने कहा कि जिस तरीके से एक ऑफिस के अंदर लोग होते हैं उनका अपना अपना एक काम होता है, उसमें निच पर जो है ट्रेन हुए होते हैं, यानी उस निच के अंदर वो एक्सपर्ट होते हैं। इस तरीके से एलएलएम के पास भी जो है ना स्पेशली जो है ना एक्सपर्ट्स होते हैं। अच्छा, मेरी रिसर्च ये जो मैंने अपने तौर पर रिसर्च की तो उसके हिसाब से जो है ना जैसे हम कहते हैं कि चैट जीपीटी यानी ओपन एआई के पास जो है इस वक्त तकरीबन 16 एक्सपर्ट्स हैं जो उनके डिक्लेयर हैं, सही है, 16 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उनका जो टोटल ट्रेनिंग डेटा है वो 18 ट्रिलियन सॉरी 1.8 ट्रिलियन के ऊपर है, ठीक है। तो 1.8 ट्रिलियन है, 16 जो है ना 110 बिलियन डेटा के ऊपर, 110 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर जो है ना एक एक उनका एक्सपर्ट ट्रेन है। तो जब भी हम कोई अपना प्रॉम्प्ट देते हैं, अगर हम कोई वेग प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसको एलएलएम को ये समझ नहीं आती कि किस एक्सपर्ट से जो है इसको जो है वो इसका आंसर देना है। तो वो कभी कभार जो है ना एक ही हमारे वेग प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है ना 2-3 एलएलएम को भी 2-3 एक्सपर्ट्स को भी कॉल कर देता है। लेकिन अगर हमारा प्रॉम्प्ट बेहतर होता है तो वो जो है क्या नाम है उस स्पेशल एक्सपर्ट को कॉल करता है जो उस स्पेशल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ होता है। मिसाल के तौर पर फिजिक्स के एक्सपर्ट को कॉल करना है तो वो फिजिक्स का एक्सपर्ट होगा जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के डेटा पर ट्रेन हुआ होगा, यानी उसके पास फिजिक्स की नॉलेज होगी। इसी तरीके से अगर मैथ का एक्सपर्ट है, अगर हम मैथ के मुताबिक क्वेश्चन करते हैं तो वो मैथ के डेटा पर ट्रेन हुआ होगा, यानी मैथ के पैरामीटर्स उसके पास होंगे तो वो उस हिसाब से होगा। तो हमारे पास जो चैट जीपीटी है उसके पास तकरीबन 16 एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट जो इस वक्त मौजूद है जो डिक्लेयर डेटा के मुताबिक वो ग्रॉक के पास है, तकरीबन 116 या 118 एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अनीका अब्दुल। अच्छा, MOE मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट एक साथ हैं मौजूद। LLM काफ़ी सारे एक्सपर्ट से मिलकर बना होता है। अब जैसे एक स्कूल है, अब मैं हर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। जैसे मैथ के अलग टीचर हैं, इंग्लिश के अलग हैं, साइंस के अलग हैं, इसी तरह। तो जो LLM है उसके पास इस तरह के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो हमारे प्रॉम्प्ट पे के बेस पे है ना ये देखता है कि कौन सा एक्सपर्ट को क्या काम, कौन सा प्रॉम्प्ट देना चाहिए। और फिर वो उसी बेस पे, और इसी तरह फिर जो एक्सपर्ट होता है वो अपनी नॉलेज में भी बहुत एक्सपर्ट होता है, वो बहुत अच्छे से है ना उसका जवाब बना के और फिर आपको देता है। और इसी तरह से यही वजह है कि हमारे प्रॉम्प्ट को स्पेसिफिक और अच्छा होना चाहिए ताकि उसे ये पता हो कि वो किस एक्सपर्ट को दे। ये बहुत ज़बरदस्त बताया उन दोनों ने। अब थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन भी करते हैं कि बेसिकली सीन क्या है। एम ओ ई की बात कर रहे हैं। हमारे पास दो किस्म के मॉडल्स होते हैं, दो किस्म के एलएलएम्स होते हैं। जनरली जो एलएलएम हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ चैट जीपीटी का GPT-5, तो हमारे पास दो किस्म के स्पेसिफिक एलएलएम्स होते हैं। एक होते हैं डेंस और दूसरे कौन से होते हैं MOE। एक होते हैं हमारे पास डेंस मॉडल और दूसरे होते हैं हमारे पास मॉडल ऑफ एक्सपर्ट। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। अच्छा जी, डेंस मॉडल हमारे पास कौन सा है? GPT-3 वाज द डेंस मॉडल। और MOE मॉडल जो इंट्रोड्यूस शायद किया था, शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे जहन में नहीं है, किसने किया था? डीप सीक ने। किसने किया था? डीप सीक। डीप सीक का नाम सुना है आप सब लोगों ने? यस सर। एक चाइनीज लैब थी, आज से 1 साल पहले बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। हर बंदा डीप सीक कर रहा था। जैसे हर बंदे की ज़बान पे चैट जीपीटी है ना, ऐसे ही हर दूसरा बंदा, मतलब जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है एआई की, वो बातचीत करते हुए ये डिस्कस कर रहा होगा कि भाई चाइनीज़ एक कंपनी है डीप सीक, उसने ओपन एआई को बीट कर दिया। अब इन लोगों ने जब अपना मॉडल ट्रेन किया था ना, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे वजूहत थी दो। एक थी
कॉस्ट इफेक्टिव वे टू यूज अ मॉडल, और दूसरी थी स्पीड एंड एफिशिएंसी। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव वे का मतलब ये है कि MOE मॉडल जो होते हैं ना, दे आर वेरी लाइट वेट टू रन, दे आर वेरी लाइट वेट टू रन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी इस स्पेसिफिक मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा तो बिहाइंड द सीन जो कॉस्ट है हमारे पास LLM को यूज़ करने की वो कम लगेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कम लगेगी। और जो डेंस मॉडल होते हैं ना, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। याद रखिएगा कि डेंस मॉडल हमेशा ज़्यादा डेटा पर ट्रेन हुए हुए होते हैं। सिमिलर ही MOE भी होते हैं, पर ये डेटा को जो है वो डिवाइड कर देते हैं, जिसको एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पर बात है कि सर आपने यहाँ पर बात करी स्पीड एंड कॉस्ट की, स्पीड एंड कॉस्ट की हमने बात की। अब बात असल में ये है कि ये जो डेंस मॉडल्स होते हैं ना, डेंस मॉडल का मसला ये होता है कि जैसे यहाँ पर रिजवान भाई ने बताया कि 1 ट्रिलियन पैरामीटर के ऊपर एक मॉडल ट्रेन हुआ है। आप सबको पता है पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स आर द सिंपल वेट्स एंड वैल्यूज। क्या हैं? वेट्स वेट्स एंड एंड वैल्यूज वैल्यूज। होती हैं। तो डेंस मॉडल क्या करते हैं कि 1 ट्रिलियन पैरामीटर को हर क्यूरी के ऊपर मुकम्मल तौर पर यूज करते हैं। लफ्जों को समझिएगा कि डेंस मॉडल क्या करते हैं, आपकी हर एक क्यूरी के ऊपर पूरे 1 ट्रिलियन पैरामीटर को यूज करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर आपको आंसर देंगे। अब जाहिर सी बात है, एक काम किसी LLM के पास जा रहा है, किसी मॉडल के पास जा रहा है, वो बिहाइंड द सीन एक पूरे डेटा सेट को रन कर रहा है। अब उस डेटा सेट के अंदर 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, आंसर देर से मिलेगा ना। वैसे होता तो मिली सेकेंड्स के अंदर है, मिली सेकेंड्स के अंदर ही है, पर मिली सेकेंड्स भी काउंट होती है। और दूसरी चीज़ ये कि कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहाइंड द सीन एक सर्वर जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगा। अगर एक क्यूरी को प्रोसेस करने के अंदर 30 सेकेंड लग रहे हैं और एनवीडिया का H100 GPU लगा हुआ है, तो शायद $2 $1-2 जो है वो सेकेंडों के अंदर बन जाएंगे। ये बिहाइंड द सीन कंपनीज जो है वो कॉस्ट पे कर रही होती हैं। तो डीप सीक ने क्या किया, डीप सीक ने सिर्फ $6 मिलियन के अंदर पूरा LLM तैयार कर दिया, जो कि उस टाइम पर 1 साल पहले जो हमारे पास GPT-4 था उसको कॉम्पीट कर रहा था। अच्छा, अब MOE की बात करते हैं। MOE क्या करते हैं कि ये पैरामीटर्स को डिवाइड करते हैं। ये जो हमने एक्सपर्ट्स की बात की ना, हर एक एक्सपर्ट के पास जो है वो स्पेसिफिक पैरामीटर या वैल्यूज होती हैं किसी एक स्पेसिफिक नीश के हवाले से। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप क्यूरी सेंड करते हो एक MOE मॉडल को, तो ये सिर्फ उस स्पेशलाइज एक्सपर्ट को रन करता है जिसके हवाले से पूछा गया है। मतलब ये कि अगर एक MOE मॉडल है जो सिमिलर ट्रिलियन पैरामीटर के ऊपर ट्रेन हुआ है, और ये ट्रिलियन पैरामीटर जो है वो डिवाइड कर दिए हैं 1000 डिफरेंट नीश के अंदर। अब आपका जब रिस्पॉन्स होगा वो अगर MOE के पास जाएगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक स्पेशलाइज एक्सपर्ट है जो सिर्फ 7 मिलियन पैरामीटर पर ट्रेन हुआ है, जो सिर्फ आपके आंसर को देने के लिए तैयार किया गया है। बिहाइंड द सीन इसके पीछे जो है वो एल्गोरिथम्स बनाए हुए हैं, बस डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो इस काम को समझते हैं कि भाई आपकी जो क्यूरी है उसे कैसे टैकल करना है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग वाले स्टेज को जो है वो MOE बेहतर करता है। हमने जब LLM की ट्रेनिंग की बात की थी कि LLM कैसे ट्रेन हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हमने बात की थी कि भाई पोस्ट ट्रेनिंग वाला स्टेज, फाइन ट्यूनिंग वाली जब हमने बात की थी और डिप्लॉयमेंट वाली बात की थी, शायद आपको याद होगा। तो उस टाइम पर जो है वो स्पेसिफिकली अगर MOE की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे आंसर की स्पीड और कॉस्ट जो है, स्पीड बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि एक स्पेशलाइज एक्सपर्ट होगा जो सिर्फ 7-8 मिलियन या 10 मिलियन या 15 मिलियन पैरामीटर पर ट्रेन हुआ होगा। विद इन फ्यू मिली सेकेंड वो आपके आंसर को टैकल करेगा, जो आपकी जाहिर सी बात है स्पीड को भी बढ़ा दे, स्पीड को तो बढ़ा देगा और आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। सर्वर अगर कम देर तक चलेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो आंसर होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो दिस इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन अ डेंस मॉडल एंड एन MOE मॉडल। समझ में आई? किस किस को समझ में आई है वो जरा हैंड रेस कर दें। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब हम जो है वो 10-15 मिनट की ब्रेक लेंगे, क्योंकि आज मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, नहीं भाई नहीं है। और फिर उसके बाद जो है वो हम क्लास को शुरू करते हैं।
हम शुरू करेंगे 7:40 पर, 7:27 हो रहे हैं इंशाल्लाह।